फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत करता हूं। तो आज मैं संविधान स्टार्ट कर रहा हूँ। संविधान में सबसे पहला टॉपिक लिया हूँ भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा से आप जानते हैं सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है यहाँ से। आज हम लोग भारतीय संविधान सभा को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय संविधान सभा, सबसे पहले यदि हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा का प्रयोग अमेरिका और फ्रांस में किया गया था। आप जानते हैं कि 1787 में फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हुआ था अमेरिका में। उसके बाद 1789 में वहाँ का संविधान बना था। कहाँ पर? अमेरिका में। तो सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया गया था? अमेरिका और फ्रांस में। यदि हम भारत की बात करें तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत करते हैं। संविधान सभा का विचार प्रस्तुत करते हैं या संविधान सभा की मांग करते हैं। ये कहाँ पर दिखाई देता है, कहाँ पर मिलता है? तो ये स्वराज विधेयक में मिलता है मेरे मित्रों, स्वराज बिल में मिलता है। उसके बाद साम्यवादी नेता एम.एन. राय जी ने संविधान सभा की मांग करते हैं। एम.एन. राय जी संविधान सभा की मांग करते हैं। और 1922 में, कब? 1922 में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारत का संविधान भारतीयों की सहमति से बनाया जाएगी। मतलब भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे। कब ये कहते हैं? 1922 में। और 1924 में मोतीलाल नेहरू जी संविधान सभा की मांग करते हैं। और 1928 में आप जानते हैं मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन होता है। और 1928 में नेहरू कमेटी का गठन की अध्यक्षता कौन किए गए थे? मोतीलाल नेहरू जी करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो 1936 में एक लखनऊ अधिवेशन होता है। 1936 में एक लखनऊ अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। इस 1936 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के प्रस्ताव को कांग्रेस में संविधान सभा के प्रस्ताव को पारित कर देते हैं। उसके बाद 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं संविधान सभा की मांग करते हैं। फिर उसके बाद मित्रों यदि हम बात करें तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। कब? अगस्त प्रस्ताव 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है मित्रों अंग्रेजों के द्वारा 1940 में। देखिए सबसे पहले जो संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किए थे या मांग किए थे बाल गंगाधर तिलक 1895 में किए थे। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहले अगस्त 1940 में, जब 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव आया था अंग्रेजों की तरफ से, उसे ही अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। उस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने यह माना था कि भारत का संविधान भारतीय बनाएंगे। लेकिन इस अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ये उन्होंने कहा कि पहले आप लोग जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में भारी से भारी जनता जाकर युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें और द्वितीय विश्व युद्ध की विजय प्राप्त करें। उसके बाद द्वितीय विश्व समाप्त होने के बाद आप लोग अपना संविधान बना लीजिएगा। लेकिन हमारे भारतीयों ने नेताओं ने इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है मित्रों कि 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आता है। कौन सा प्रस्ताव? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव किसने लेकर आया था? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जी लेकर आते हैं। इस प्रस्ताव में भी कुल मिलाकर जो अगस्त प्रस्ताव में बातें कही गई थी वही बातें इस क्रिप्स मिशन में दोहराई जाती है। इसीलिए इसे महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, कि मतलब बाद की तिथि का चेक कहा था, आलोचना किए थे महात्मा गांधी जी ने। और वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी आलोचना किए थे क्रिप्स मिशन प्रस्ताव का, कि ये
टूटे हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है। और पट्टाभी सीतारमैया जी कहे थे आलोचना में इसके कि ये अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र है। किसने कहा था? पट्टाभी सीतारमैया। यही सब प्रश्न अब नया नया पूछा जाएगा, क्योंकि जो ऑनलाइनर प्रश्न अभी तक बनते थे वो सब सारे के सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट से यही सब टिप्पणियां पूछे जाएंगे, जो आलोचना किए हैं वो ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्रिस्ट मिशन प्रस्ताव का आलोचना 3 लोगों ने मुख्य रूप से किया। महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने टूटे हुए बैंक के नाम दिनांकित चेक कहा था, उत्तर दिनांकित चेक कहा था। और पट्टाभी सीतारमैया जी ने अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा था। उसके बाद क्या होता है मित्रों, 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है। ब्रिटेन के चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता है, लेबर दल की सरकार बनती है। उसमें सरकार बनते हैं कैबिनेट एटली। तो कैबिनेट एटली ने कैबिनेट मंत्रियों 3 सदस्यीय मंत्रियों के एक प्रस्ताव भेजते हैं, उसे कैबिनेट मंत्री लेकर आते हैं। 3 मंत्रियों का समूह था, तो उसे ही कैबिनेट मिशन प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। 3 मंत्रियों द्वारा लाया गया था प्रस्ताव, वो भी कैबिनेट मंत्री थे, इसीलिए उसे कैबिनेट मिशन प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव ये कब आता है? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव ये किसने भेजा था? तो कैबिनेट एटली ने। कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर ही हमारे भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। इसमें प्रश्न यह पूछता है कि सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के आधार पर हुआ है? तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर। कब आया था? 1946 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सर पैंथिक लॉरेंस। सर पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। और 2 इसके और सदस्य थे, एक जो क्रिप्स मिशन लेकर आए थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जी थे, और दूसरा एबी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे। कौन कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? सर पैंथिक लॉरेंस थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, और एबी अलेक्जेंडर। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन प्रस्ताव था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैंथिक लॉरेंस थे। तो ये कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर हमारे भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। मित्रों क्या होता है? हमारे भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। इस गठन में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा में 389 सीटें तय की जाती हैं। संविधान सभा में 389 सीटें तय की जाती है। अब यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो ये 389 सीटें तय की गई थी, इसका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, या मनोनीत होते हैं? जो 389 सदस्य होते हैं, इनका निर्वाचन होता है या मनोनीत होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है 3 बातों का। एक तो ब्रिटिश प्रांत उस समय फैले थे भारत में, ब्रिटिश प्रांत, और दूसरे थे चीफ कमिश्नरी प्रांत, और तीसरे थे देसी रियासत। तीसरे कौन थे? देसी रियासत। तो ब्रिटिश प्रांत किसे कहते हैं? तो उस समय भारत के जिस क्षेत्र में अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे, उसे ब्रिटिश प्रांत कहते थे। तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कितने निर्वाचित होते हैं? 292 सदस्य। और चीफ कमिश्नरी प्रांत, इसे ये क्या है? चीफ कमिश्नरी प्रांत। तो जैसे वर्तमान में भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, अब जम्मू कश्मीर अलग बन गया है, लद्दाख अलग केंद्र शासित बन गया है, चंडीगढ़ है। 8 केंद्र शासित टोटल है वर्तमान में।
तो उसी तरह से 4 कमिश्नरी प्रांत थे। कितने थे? 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। तो यहाँ 4 प्रांत थे और 4 सीटें यहाँ से निर्वाचित हुई थी। यहाँ से प्रांत से भी प्रश्न पूछता है कि चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आप बात करें तो सब दिल्ली थी। कौन? दिल्ली था उस समय। और उसके बाद अजमेर, दिल्ली को तो आप जान ही रहे हैं। अजमेर मारवाड़ा, अजमेर मारवाड़ा था। और कुर्ग था। कुर्ग कहाँ? ये तो राजस्थान में है। अजमेर मारवाड़ा राजस्थान में है और कुर्ग कर्नाटक में है। कहाँ पर है? वर्तमान में कर्नाटक में है। और एक था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो ये प्रांत पूछता है कि ऐसे ऑप्शन दे देंगे, चीफ कमिश्नरी प्रांत है 3, इसमें से दे देगा, इनमें से कौन नहीं है, और एक दूसरा कोई दे देगा, या पूछ लेगा कि इनमें से कौन है, तो इनमें से कोई एक दे देगा। तो प्रश्न यहाँ से कॉन्सेप्ट से बनता है। तो इन 4 प्रांतों से एक एक सीटें निर्वाचित हुई थी। तो टोटल 292 और 4 कितना हो गया? टोटल 296 सीटों का क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था, चुनाव हुआ था। वो भी चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे आप किसको चुनते हैं? विधायक और संसद को चुनते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होने लगता है तो आप तो वोट देने जाते नहीं हैं, बल्कि आपके स्थान पर जो आप विधायक चुने हैं, जो आप संसद चुने हैं, वो क्या करते हैं? वोट देने जाते हैं राष्ट्रपति का। तो वैसे ही यहाँ पर भी प्रांतों के विधायकों ने 292 सदस्यों को चुना था। और यहाँ चीफ कमिश्नरी प्रांत से भी 4 सदस्य चुने गए थे। तो टोटल 292 सदस्यों का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। अब देशी रियासत क्या है? देशी रियासत जहाँ भारत का वह क्षेत्र उस समय 1946 में भारत के उस क्षेत्र को देशी रियासत कहते हैं जहाँ पर भारतीय राजा महाराजा शासन कर रहे थे, इसीलिए उसे देशी रियासत कहते हैं। तो यहाँ से 93 सदस्यों का मनोनयन हुआ था। यहाँ पर मनोनीत हुआ था, ना कि निर्वाचन, ना कि चुनाव हुआ था। तो इस तरह से संविधान सभा में 389 सदस्य तय की गई थी सीटें। अब ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे, चीफ कमिश्नर 4 और देशी रियासत से 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये 389 ही सीट क्यों तय की गई? 400 सीट कर देते हैं, या 450 सीट कर देते हैं, या 500 या 350 या 380 कर देते हैं, लेकिन 389 क्यों किए हैं? तो मेरे प्यारे मित्रों, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। कितनी थी? 40 करोड़ थी उस समय भारत की जनसंख्या। 40 करोड़ थी और प्रत्येक सदस्य को 10,000 जनसंख्या पर एक सदस्य बनाया जाता है। मतलब 10,000 आबादी पर एक सदस्य संविधान सभा का निर्वाचित किया जाता था। इस आधार पर 389 सदस्यों को 389 सीटें तय की गई। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब यहीं से प्रश्न घुमा के पूछता है पार्टी वाइज कि किस पार्टी को कितने वोट मिले थे और किस पार्टी को कितने सीटें जीते थे। तो जैसे कांग्रेस की बात हम करें, किसकी? कांग्रेस की। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये कांग्रेस पार्टी 210 स्थानों पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करता है। 199 सीटें ये जीतता है और 9 इसके समर्थित सीटें मिल जाती हैं। इस तरह से 208 सीटें कांग्रेस की बनती है। मतलब 199 सीट तो कांग्रेस स्वयं जीता था और 9 सीट इधर उधर, मतलब जैसे आज महागठबंधन में मिला लेते हैं उसी तरह से कांग्रेस उस समय। तो 208 सीटें टोटल कांग्रेस की हुई थी। और मुस्लिम लीग की अगर बात करें हम, मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग 73 सीटें जीते थे। और निर्दलीय, कौन? निर्दलीय मतलब जो पार्टी से बाहर, मतलब किसी पार्टी में वो नहीं थे,
ये निर्दलीय लोग 8 सीटें जीते थे और 7 छोटी छोटी अन्य पार्टियां थी वो भी 7 सीटें जीते थे। इस तरह से 208, 73, 8 और 7 मिला देंगे आप तो 296 सदस्य हो जाएंगे। तो 296 सदस्य। इस तरह से भी पूछता है प्रश्न कि कांग्रेस कितने सीटें जीते थे, मुस्लिम लीग कितने और निर्दलीय और अन्य 7 सीटें जीते थे ना। तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। एक संप्रदाय के आधार पर भी प्रश्न पूछ सकता है। किसके? संप्रदाय के आधार पर। संप्रदाय या समुदाय एक ही बात है, चाहे आप संप्रदाय कहिए या समुदाय कहिए। तो यहाँ पर संप्रदाय या समुदाय के आधार पर सामान्य वर्ग को 213 सीटें आरक्षित की गई थी। सामान्य वर्ग को 213 सीटें और मुस्लिम वर्ग को 79 सीटें और सिख को 4 सीटें। 4 सीटें तय की गई थी, लेकिन वो भी पर्सनली पंजाब से। कहां से? पंजाब से। पंजाब से 4 सीटें। इस तरह से संप्रदाय के आधार पर यदि प्रश्न पूछता है तो सामान्य वर्ग 213 सीटें आरक्षित की गई थी, मुस्लिम को 79, सिख का 4, वो भी कहां से? पंजाब से। और एक प्रश्न और अगर इससे भी ज्यादा घुमाएगा तो एक प्रश्न और भी बना सकता है कि वर्ग के आधार पर, जैसे महिलाओं को कितना, फीमेल कितनी थी, महिलाएं कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। एससी अनुसूचित जाति कितने सदस्य थे, तो 26। एसटी अनुसूचित जनजाति कितने सदस्य थे, 33। इस तरह से यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। संविधान सभा में कितने महिलाएं शामिल थी, तो 15। अनुसूचित जाति के कितने सदस्य शामिल थे, तो 26। अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य शामिल थे, तो 33 सदस्य। इस 15 सदस्य महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज या एजाज, कई किताबों में तरह तरह के लिखा गया है। तो बेगम एजाज रसूली, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इनको पूछ सकता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में कौन शामिल थी, उनका नाम है तो बेगम एजाज रसूल। और भी 15 महिलाएं थी, जैसे उत्तर प्रदेश से 5 महिलाएं थी। ये बेगम एजाज रसूल भी उत्तर प्रदेश से थी, सुचेता कृपलानी भी उत्तर प्रदेश से थे, और बिहार से सरोजिनी नायडू थे, बॉम्बे से थे, और रेणुका राय पश्चिम बंगाल से थी। तो इस तरह से पूरे भारत से 15 महिलाएं शामिल थे। तो यहाँ से इतना प्रश्न बनता है मित्रों। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इनके चुनाव में। इसके बाद क्या होता है मित्रों, संविधान सभा के जब चुनाव हो जाता है, सीटें क्लियर हो जाती हैं, तो संविधान सभा में की बैठकें होती हैं। क्या होती हैं? बैठकें होती हैं, संविधान सभा की बैठकें। यहाँ पर केवल आपको मोटा मोटा यही तैयार करना है कि जैसे संविधान सभा में कितने सीटें थी, तो 389 सीटें तय गई है। सीटें तय कैसे की गई थी? जनसंख्या के आधार पर की गई थी, और ये जनसंख्या के आधार पर। और चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में चुनाव इसका हुआ था। इस तरह से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। क्या होती है? संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। उससे पहले मैं थोड़ा से एक चीज और बता दूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सबसे पहले चुनाव लड़ते हैं बॉम्बे से। कहाँ से मित्रों? बॉम्बे से ये चुनाव लड़ते हैं। सबसे पहली बात डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में, तो ये बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और बॉम्बे में इन्होंने चुनाव हार जाते हैं। तो फिर उसके बाद इन्होंने दूसरी बार लड़ते हैं चुनाव कहाँ से? पूर्वी बंगाल से। कहाँ से? पूर्वी बंगाल से इन्होंने दूसरी बार चुनाव लड़ते हैं और वहां पर मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीत जाते हैं। अब चुनाव तो जीत जाते हैं, वहां पर संविधान सभा के सदस्य भी बन जाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी। लेकिन धीरे धीरे समय और बीतता है तो 15 अगस्त भी आता हो
15 अगस्त 1947 में भारत का विभाजन भी हो जाता है। तो जब भारत का विभाजन होता है तो ये पूर्वी बंगाल जो है ये चला जाता है पाकिस्तान में। तो अब डॉक्टर अंबेडकर जी क्या होते हैं, संविधान सभा से बाहर हो जाते हैं। मतलब इनकी जो सीट थी, पूर्वी सीट पूर्वी बंगाल से, ये पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में का हिस्सा हो जाता है भारत के विभाजन के बाद। तो उसके बाद क्या होता है, ये अंबेडकर जी संविधान सभा से बाहर हो जाते हैं। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव जी, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, इन्होंने क्या कहते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं कि अंबेडकर जी को संविधान सभा में लाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इनका योगदान होना जरूरी है। और अंबेडकर जी के लिए बी.एन. राव जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक खत लिखते हैं किसके, बॉम्बे में किसके पास, बॉम्बे के उस समय प्रधानमंत्री थे बीजी खैर साहब के पास चिट्ठी भेजते हैं कि आप एक सीट कहीं न कहीं से खाली करवाइए, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान सभा के लिए वहां से चुना जाएगा। तो बीजी खैर जी के अनुसार एम.आर. जयकर जी की सीट खाली कराई जाती है। किसकी, एम.आर. जयकर जी की सीट खाली कराई जाती है। ये कहाँ से थे, तो पूना से थे। तो पूना की सीट खाली कराई जाती है। उसके बाद यहाँ पर पूना में उपचुनाव होता है संविधान सभा का, वहाँ से डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान सभा के से फिर से क्या होते हैं, सदस्य बन जाते हैं। तो ये हुई अंबेडकर जी की कहानी। अब बी.एन. राव जी का सबसे बड़ा बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कार्य है, बी.एन. राव जी ICS अधिकारी थे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से सबसे पहले जज भी वहाँ के थे। तो इन्होंने इनका कार्य क्या था, इन्होंने ये प्रश्न पूछ सकता है कि बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य थे कि नहीं। इनका इतना अच्छा योगदान था कि कोई भी देखेगा तो मार देगा कि ये संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन वास्तव में बी.एन. राव जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मित्रों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये संवैधानिक सलाहकार होते हुए भी इस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, और जब प्रारूप तैयार किए थे तो उसी प्रारूप पे विचार करने के लिए प्रारूप किसने तैयार किया था संविधान का, तो बी.एन. राव जी प्रारूप तैयार करते हैं और इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति का गठन होता है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी बनाए जाते हैं। और इसका गठन कब होता है, 29 अगस्त 1947 को इसका प्रारूप समिति का गठन होता है। इसके ये 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी, उसके और अन्य सदस्य भी थे, जैसे गोपाला स्वामी अयंगर थे, अयादे कृष्ण स्वामी अय्यर थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, के.एम. मुंशी थे, टी.टी. कृष्णमाचारी थे। टी.टी. कृष्णमाचारी पहले इनके स्थान पर डी.पी. खेतान थे, लेकिन उनका निधन हो जाता है तो उनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी आ जाते हैं। और एक थे एन. माधव राव भी बी.एल. मित्तर के स्थान पर, बी.एल. मित्तर इस्तीफा दे देते हैं तो उनके स्थान पर एन. माधव राव आते थे। इस तरह से प्रारूप समिति में 7 सदस्य थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो अब हम यदि बात करें संविधान सभा की प्रथम बैठक की, संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें, संविधान सभा की प्रथम यदि हम बैठक की बात करें तो सबसे पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है मित्रों, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है या प्रथम अधिवेशन होता है। उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो भी अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब प्रश्न पूछता है यही कि जब संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाता है तो इनका निर्वाचन हुआ था या ब्रिटिश सरकार ने इनको मनोनीत करता है या इनको वायोवृत्ति के आधार पर संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो मित्रों प्रश्न चाहे जिस तरह से घुमा के पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ये सबसे संविधान सभा में बुजुर्ग थे, इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यहाँ से 2 प्रश्न क्लियर हुआ। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद एक डेट आती है 13 दिसंबर 1946। ये तीनों डेट लगातार आती हैं 2-2 दिन अंतराल पर, 9, 11, 13। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। क्या रखते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। किसके पास? संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है? क्योंकि उसमें जैसे नुसरत मोहानी थे और डॉक्टर अंबेडकर जी थे, इन लोगों ने कहा कि संविधान, दरअसल बात ये थी कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी इसमें मुस्लिम लीग बहिष्कार कर दिए थे इस बैठक के, मतलब इसमें शामिल नहीं थे। क्यों शामिल नहीं थे? क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो उसमें मात्र इनको 73 सीटें मिली थी और कुछ बहुत सारे कारण थे, इसीलिए उन लोगों ने बहिष्कार कर दिया। इसीलिए प्रथम संविधान सभा के प्रथम बैठक में केवल और केवल 207 ही लोग थे। कितने थे? 207 ही लोग थे, जबकि संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 389। इस बैठक में 207 ही लोग थे। इसका कारण यही था कि 73 सदस्य कहाँ मुस्लिम लीग वाले नहीं आए थे, 73 सदस्य, और 93 सदस्य जो थे मनोनीत वाले देसी रियासत के, वो लोग अभी अपना भविष्य ही नहीं तय किए हैं। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने कह दिया था कि आप लोग, देसी राजाओं को कह दिया था कि आप लोग चाहें तो अपना स्वयं का स्वतंत्र संविधान भी बना सकते हैं या भारत संघ में आप लोग मिल भी सकते हैं, यानी भारत के संविधान में शामिल भी हो सकते हैं। तो वो लोग अपना अभी तक भविष्य, प्रथम बैठक में अपना भविष्य ही नहीं तय किया है कि मुझे अपना स्वयं का राज्य बनाना है, देश बनाना है, संविधान बनाना है या भारत संघ में मिलना है। इसीलिए प्रथम संविधान सभा की बैठक में केवल और केवल 207 सदस्य ही शामिल थे। और प्रथम संविधान सभा में यदि महिलाओं को पूछे तो मात्र 9 महिलाएं शामिल थी। कितनी? 9 महिलाएं। लेकिन वैसे संविधान सभा में पूछे तो 15 महिलाएं शामिल थी। और मुस्लिम एक महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल बेगम। इनको इसलिए हम बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है बार बार। तो दोस्तों ये जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा स्वीकार करती है। कब स्वीकार करती है? 22 जनवरी 1947। इस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या? अब प्रश्न ये उठता है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या? तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में यही था मित्रों, जैसे कोई भी आप कार्य करने से पहले उसका आप उद्देश्य बनाते हैं कि ऐसे ऐसे काम करेंगे तो इस काम में हम सफल होंगे। वैसे भारत का अखंड संविधान बनना था। अब भारत के इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनना था, तो उसका सबसे पहले उद्देश्य तैयार किया गया। इसमें उद्देश्य तैयार किए गए, सरकार की प्रकृति कैसे होगी, सरकार किस अनुसार चलेगी, किस अनुसार चलाई जाएगी, यही सारी बातें इस उद्देश्य प्रस्ताव में किया गया था। अब हम मित्रों बात करें इसके बाद क्या होता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाता है। कहाँ से? ब्रिटेन से। दरअसल 4 जुलाई 1947 को कैलिमेट एटली जी ब्रिटिश प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत करते हैं। तो वो विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स से
15 जुलाई 1947 को पारित होता है और उसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी पारित हो जाता है। अब आप जानते हैं कि जब कोई विधेयक संसद में रखा जाता है, दरअसल ब्रिटेन की संसद को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जब 15 जुलाई को पारित हो गया, उसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा, तो वैसे वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। तो जब दोनों सदनों से विधेयक कोई भी पारित हो जाता है तो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो वैसे ही वहाँ से ब्रिटेन से भी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। और कब आया भारत में, 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होकर आ जाता है, भारत में आ जाता है। इसके आधार पर भारत का विभाजन होता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद होता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है, भारत स्वतंत्र हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछता है कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को आया था, इसके बाद जब बैठक हुई तो उसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो इसके बाद की जो बैठक हुई थी वो 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947। कब? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आने के बाद, मतलब भारतीय संविधान जब भारत का विभाजन हो गया, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा का गठन होने के बाद जब बैठक हुई 31 अक्टूबर 1947 को, तो इसमें 299 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? 299 सदस्य शामिल थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न में पूछा गया है, पूछा भी जाएगा भी ये प्रश्न अनिवार्य रूप से। अब इसके बाद यदि हम मित्रों बात करें 11वीं बैठक की, संविधान सभा की कौन सी बैठक? 11वीं बैठक। तो 11वीं बैठक चली थी 14 नवंबर से 26 नवंबर तक। कब तक चली थी मित्रों? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। तो 26 नवंबर 1949 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1949, 26 नवंबर 1949। अब इस 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है। कब? 26 नवंबर 1949। इसी डेट से प्रश्न कैसे पूछता है घुमाकर, हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, कब आत्मा अर्पित किया गया, कब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, कब हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। तो यही सारे के जो भी हम 4-5 क्वेश्चन बताएं, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर यही है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, हमारा संविधान अधिनियमित किया गया, हमारा संविधान आत्मा अर्पित किया गया, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया, आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया। कैसे आंशिक रूप का मतलब कि पूरा संपूर्ण संविधान नहीं लागू किया गया, आंशिक रूप से मतलब 16 अनुच्छेद लागू किया गया था, 16 आर्टिकल्स लागू किया गया था। 16 आर्टिकल्स कौन कौन थे? जैसे नागरिकता से संबंधित कौन अनुच्छेद है? 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद निर्वाचन से संबंधित जैसे राष्ट्रपति का शपथ किसमें है? तो आर्टिकल 60 में, तो आर्टिकल 60 लागू हुआ इसी दिन 26 नवंबर 1949 को। और आगे यदि बढ़ेंगे तो 366, 67 लागू हुआ था, और 379, 80, 388, 391, 92, 94, 95 इतने 91, 92, 93, 94 तक इतने आर्टिकल्स, टोटल 16 आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। लेकिन आप बुकों में पढ़ेंगे तो ये 16 के स्थान पर 15 आर्टिकल्स ही आपको मिलेंगे अधिकांश बुक में। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है मित्रों कि जो 16वां आर्टिकल जो हम बता रहे हैं, ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे 394,
आर्टिकल आप पढ़ेंगे 394, तो इसमें यह बताया गया है कि जो आंशिक रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, 15 अनुच्छेदों को इसी आर्टिकल 394 में दिया गया है। जब आर्टिकल 394 में दिया गया है, इसका मतलब ये भी तो आर्टिकल इसी में शामिल है। इस तरह से दोनों मिलाकर कितने हुए, 16 आर्टिकल कब लागू हुए, 26 नवंबर 1949 को। यदि ऑप्शन में आपको देता है, मान लीजिए ऑप्शन में आपको दे दे 14, 15, 16, 17, तो आप 16 मारना है। अगर 16 ऑप्शन में नहीं दिया है तभी अगर आप 15 मारिएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से 26 नवंबर 1949 को 11वीं बैठक होती है और संविधान बनकर तैयार हो जाता है। संविधान में कितना समय लगा था, तो आप जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर खर्चे की बात की जाए कि कितना खर्च लगा था, तो उस समय 64 लाख रुपए लगभग इसमें खर्च लगा था संविधान बनाने में। अब हम बात करें संविधान सभा की 12वीं बैठक, 12वीं या अंतिम बैठक, संविधान सभा की 12वीं या अंतिम बैठक, संविधान सभा की 12वीं बैठक। तो 12वीं बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को 12वीं यानी अंतिम बैठक होती है। कब, 24 जनवरी 1950 को। अब इस बैठक में क्या होता है कि 284 सदस्य संविधान में हस्ताक्षर करते हैं। 284 सदस्य संविधान में हस्ताक्षर करते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पूरे भारत में लागू कर देते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे भारत में लागू कर देते हैं। अब इस हस्ताक्षर करने वाले में सबसे पहला हस्ताक्षर व्यक्ति कौन थे, अगर ऐसे कोई प्रश्न पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे संविधान में। और सबसे लास्ट की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सबसे लास्ट में हस्ताक्षर करते हैं। किस पे, संविधान पर। कब, 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित किया जाता है और राष्ट्रपति बनते हैं, निर्वाचित राष्ट्रपति। अब हम कह रहे हैं निर्वाचित राष्ट्रपति। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ अब संसद का गठन तो हुआ, नई संसद जो वर्तमान है उसका गठन तो हुआ था 1952 में, अभी चल रहा है 1950, तो यहाँ पर कैसे निर्वाचन हो गया। तो मित्रों वहाँ पर संविधान सभा ने यह कहा था, निर्वाचित होने के लिए फॉर्म निकाला था कि जिसको राष्ट्रपति का बनना है फॉर्म भर सकता है, तो केवल और केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फॉर्म भरे थे, इसलिए निर्वाचित हुए। तो 24 जनवरी को क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनते हैं, निर्वाचित। और इसी दिन राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान स्वीकार किया जाता है। और ये जो संविधान सभा की जो बैठकें होती हैं, ये कहाँ पर होती हैं, तो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। कहाँ पर, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ये सारी की सारी बैठकें होती हैं, वहीं पर बहस होती थी। तो इस तरह से ये संविधान सभा के बारे में हुआ। अब इसके बारे में अगर हम अन्य बात करें, अगर संविधान सभा के बारे में जो और टिप्पणियां पूछी जाती हैं, प्रश्न पूछे, संविधान सभा के कार्य अगर पूछे, क्या संविधान सभा के क्या कार्य क्या था, संविधान सभा का कार्य क्या था। तो संविधान सभा का 2 कार्य था। पहला तो संविधान का निर्माण करना, क्या था, संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना। और दूसरा कार्य क्या करती थी संविधान सभा, संसद के रूप में कार्य करती थी। संविधान सभा का कार्य संविधान का निर्माण करना, दूसरा काम संसद के रूप में कार्य करते थे। और संविधान सभा के निर्माण में कौन अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और संसद, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि जब संविधान सभा संसद के रूप में होते थे तो उसके अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे, तो जी.बी. मौलंकर थे। कौन थे, जी.बी. मौलंकर थे, जी.बी. मौलंकर थे। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मौलंकर, जी.बी. मौलंकर थे।
तो यही संविधान का कार्य, मतलब कि संविधान, जैसे मान लीजिए पहली मीटिंग संविधान सभा का कार्य कर रही है, संविधान निर्माण का कार्य कर रही है संविधान सभा, तो दूसरी मीटिंग संसद के रूप में कार्य कर रही है ना। तो इस तरह से संविधान सभा ये कार्य करती है। अब प्रश्न ये पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। कब? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। और संविधान बनकर तैयार लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न पूछ सकता है कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन कैसे चल रहा है। तो आपको पता होगा मित्रों कि एक आया था 1935 का शासन अधिनियम। 1935 का शासन अधिनियम आया था, आप पढ़े होंगे किताबों में। तो 1935 के शासन अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक इसी अधिनियम के अनुसार भारत में कार्य संचालन चल रहा है, भारत शासन का संचालन चल रहा था। और 2 सितंबर 1947 में इसको अंतरिम सरकार भी बन गई थी भारत में। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे इसके बताने से क्या मतलब है। तो हम भी जानते हैं कि 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसी के अनुसार 1950 तक भारत का शासन प्रशासन चला था। तो हमारे बताने का मतलब यही है मित्रों, ये आर्टिकल आप पढ़े होंगे एक 395 आर्टिकल्स आप पढ़े होंगे 395 में। तो 395 में यही बात कही गई है कि जो ये 1935 का शासन अधिनियम था, जो 1935 का शासन अधिनियम था, उसे डिलीट कर दिया गया, मतलब कट कर दिया गया 395 आर्टिकल से के अनुसार कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये ऑटोमेटिक समाप्त हो गया। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आपने अभी अभी पढ़ा है हमारे साथ 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है। तो इस अधिनियम को भी इसी आर्टिकल 395 के तहत डिलीट कर दिया जाता है, मतलब ऑटोमेटिक उड़ा दिया जाता है। जैसे सेट नहीं कर देते हैं फोन में, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो उसी तरह से आर्टिकल 395 में यही प्रावधान था कि जो 1935 के शासन अधिनियम के अनुसार भारत का शासन चल रहा था, उसे हटा दिया गया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था उसे भी समाप्त कर दिया गया था। अब संविधान सभा के बारे में कुछ लोगों ने टिप्पणियां की हैं। संविधान सभा के बारे में कुछ लोगों ने टिप्पणियां की हैं, जैसे विंस्टन चर्चिल कौन थे? तो ब्रिटिश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने कहा, संविधान सभा को कहा था एक जातीय संस्था कहा था। क्या कहा था? एक जातीय संस्था। और इन्होंने क्या कहा था? और इन्होंने जब भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उसमें मात्र 207 सदस्य शामिल थे। तो उन्होंने कहा था बिन दुल्हन की ब्याह हो रही, मतलब विवाह आपका हो रहा है, उसमें से दुल्हन ही गायब है। उसी तरह से इन्होंने कहा था, किसने? चर्चिल जी ने कहा था। ये कौन थे? ब्रिटिश पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने संविधान सभा को कहा था बिन दुल्हन की ब्याह हो रहा है। ये टिप्पणी किसने की थी? तो चर्चिल जी ने की थी। और चर्चिल जी ने एक और टिप्पणी की थी, एक और आलोचना की थी। उन्होंने कहा था एक जातीय संस्था है। और एक आलोचक और थे, कौन थे? कहा था हिंदुओं की संस्था। संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा। किसने कहा था? ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदुओं की संस्था संविधान सभा को किसने कहा था? तो लॉर्ड साइमन ने। आपको पता होगा कि 1919 में एक का जो शासन अधिनियम आया था, उसकी समीक्षा करने के लिए 1927 में एक आयोग का गठन होता है, जिसे आप कहते हैं साइमन आयोग। तो साइमन आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड साइमन जी। तो लॉर्ड साइमन जी ने ही कहा था हिंदुओं की संस्था। और आप जानते हैं ग्रीनविल ऑस्टिन, जो पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे, ग्रीनविल ऑस्टिन ने, उन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस है। आलोचना की थी, संविधान सभा
कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। उन्होंने कहा था ग्रीनविल ऑस्टिन ने कि संविधान सभा कांग्रेस है। क्यों कांग्रेस ये कहा था? क्योंकि जब उन्होंने चुनाव में देखा 208 सीटें केवल और केवल कांग्रेस की थी, इसीलिए कहा था कि कांग्रेस संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। और इसके बाद यदि हम बात करें तो आते हैं, अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और बात करें तो जैसे अब जब 24 जनवरी 1950 को संविधान बन करते हस्ताक्षर हो गया तो सब लोग प्रसन्नता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जब नंबर आता है, पारी आती है बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे अच्छा कार्य किया हूँ, तो केवल एक कार्य किया हूँ, जो डॉक्टर अंबेडकर जी के माध्यम से 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि जैसे एक हवाई जहाज के लिए एक पायलट की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से संविधान के निर्माण में अंबेडकर जी का एक स्किल्ड पायलट की भूमिका उन्होंने निभाया था। दक्ष पायलट की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऐसा प्रश्न नया पूछ सकता है, आप जान रहे हैं मॉडल चेंज हो रहा है एग्जाम का, तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। और यहीं पर के वी राव जी कहते हैं अंबेडकर जी को कि ये संविधान का जनक ही नहीं जननी भी हैं। कौन कहते हैं? के.वी. राव जी। किसको कहते हैं? अंबेडकर जी को। कि ये संविधान, अंबेडकर जी संविधान के जनक ही नहीं हैं, उनकी जननी भी हैं, मतलब पिता ही नहीं है, उनकी माता भी हैं। कौन? डॉक्टर अंबेडकर जी। कौन कहा था? के.वी. राव जी ने कहा था। तो इस तरह से मित्रों जितना हमसे हो सका हमने संविधान सभा के बारे में आप सभी को बताया। अब इसके जो समितियां हैं, कमेटियां हैं, उसे मैं अगले क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।